सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट पर की प्रेस वार्ता। केंद्रीय बजट 2026 को बताया देश के भविष्य की मजबूत आधारशिला। कहा बजट में इको टूरिज्म और पर्वतीय ट्रेल के विकास पर विशेष जोर। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का लिया फैसला। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का होगा गठन। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना होगा अनिवार्य। ट्रैकिंग और पर्वतारोहियों के लिए खुशखबरी। 83 हिमालयी चोटियां पर्वतारोहण अभियान के लिए खुली। सीएम धामी के निर्देश पर लिया गया फैसला। पौड़ी जनपद के चरण गांव में जंगली जानवरों का आतंक। भालू के हमले से युवक हुआ घायल। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जसपुर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में शासन और जनता के बीच की दूरी कम होती दिखी। एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों द्वारा सैकड़ों शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया, जबकि जटिल मामलों को समयबद्ध जांच के लिए भेजा गया। शिविर में आधार सुधार और आयुष्मान कार्ड पंजीकरण और स्वास्थ्य जांच जैसी सेवाओं से लोगों को सीधा लाभ मिला। स्थानीय जनता के उत्साह से स्पष्ट हुआ कि धामी सरकार अंतिम व्यक्ति तक जो है सुशासन और पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसमें अभी तक हमें टोटल 55 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अभी भी शिकायतें ली जा रही हैं। उसमें से लगभग 15 शिकायतें हमने यही निस्तारित कर दी है। इसके अलावा कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें मौके का निरीक्षण की आवश्यकता है, तो आज ही उसका निरीक्षण प्रस्तावित किया गया है। जो आज हो जाएंगे वो आज हम कर लेंगे और जो बचेंगे उनको अगले 1-2 दिन में निरीक्षण करके उनकी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जैसा आपने देखा कि अभी न्याय पंचायत स्तर पे जो हमारी कार्रवाई चली है इस कार्यक्रम की, उसमें हमने प्रयास किया कि सैचुरेशन लाने का। जितनी शिकायतें हैं या जो भी लोग हैं जो कोई स्कीम से गवर्नमेंट की अगर उनसे छूटे हुए हैं, तो इसी तरह अब हमारा प्रयास जो है नगर पालिका नगर निगम क्षेत्रों के लिए है और आज यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। अभी शाम तक जितनी शिकायतें आएंगी सबका निस्तारण करने का हम लोग प्रयास करेंगे और जो शिकायतें रह जाएंगी उनमें जांच की आवश्यकता रहती है, उनको भी हम जल्द से जल्द निस्तारित कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि विगत सरकारों में जब हम इस प्रकार के शिविर लगाते थे तो शिविरों में समस्याएं आती थीं और वो समस्याओं में से 10-20 का निस्तारण होने के बाद बाकी शिकायतें डंपिंग जोन में चली जाती थीं। पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ एक अम्ब्रेला एक छत के नीचे सभी डिपार्टमेंट्स को भेजकर एक विधानसभा के अंदर 4 से 5 शिविर लगाने का काम किया है और मैं देख रहा हूं सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ एक छत के नीचे बैठे हैं। अधिकारियों का आना निश्चित किया गया है और जो अधिकारी इसमें किसी लापरवाही को बरत रहे हैं उनको तत्काल उसका संज्ञान लिया जा रहा है। मैं आज यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में जसपुर में हमारा ये शिविर जन जन की सरकार जनता के द्वारा आयोजित हो रहा है। यहाँ अभी मैं देख रहा हूँ विभिन्न प्रकार की चीजें जिनको समझना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर से संबंधित। उधर खटीमा व्यापार मंडल चुनाव की मतगणना के दौरान कथित वोट चोरी और धांधली के आरोपों को लेकर भारी हंगामा हो गया। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस समर्थक आमने सामने आ गए, जिससे स्थिति जो है तनावपूर्ण हो गई और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यापार मंडल का चुनाव पूरे दिन शांतिप्रिय तरीके से हुआ और जब मतगणना करने के लिए गड्डियां बनाई गई तो उन गड्डियों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत रहे हैं और एक कांग्रेस से समर्थित प्रत्याशी कोषाध्यक्ष से जीत भी गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दबाव बनाया और प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम कोतवाल आए, कहते हैं कि ऊपर से फोन आया और चुनाव जो अधिकारी हैं वो ईमानदारी से चुनाव की काउंटिंग कराना चाहते थे, लेकिन प्रशासनिक दबाव पर उन्होंने जो है चुनाव आगे काउंटिंग नहीं करी और बैलेट को सीज करके रख दिया। और ये वो अधिकारी हैं जो परसों बिना किसी ऑर्डर के खुलेआम जमीन जोत रहे थे मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, मुख्यमंत्री के घर के बगल में, और वो अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी हैं
ये किसी के इशारे में वो ऊपर का फोन कौन है ये सब लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो व्यापारियों ने, स्थानीय विधायक ने सामान्य रूप से व्यापारियों के चुनाव में भीतर घुस के अपनी विधायक की धमक दिखाते हुए स्थानीय लोकल प्रशासन के साथ इतनी बदतमीजी करी जिससे कि उसके अपने जो संस्कार हैं वो उस पूरी बदतमीजी में दिखाई देते हैं। न विधायक अंदर घुसते और न इस मतगणना को स्थगित करने के लिए स्थानीय प्रशासन पर दबाव डालते। तो ये पूरा व्यापारी की इस चुनाव के प्रति जो उनकी कई बार इनसे लड़ाई झगड़े हुए, कई बार चुनाव रोकने की कोशिश करी, कोई इन्होंने मदद नहीं करी। अब जब काउंटिंग हुई, अभी 2 साल तक की काउंटिंग हुई है, 2 साल तक की काउंटिंग से वोट गायब है और इनसे पूछा गया वोट गायब क्यों है, तो ये कह रहे हैं कि ये वोट कोई घर ले गया हुआ। मजाक समझ रहे तो घर ले गया हुआ वोट कोई घर ले जाएगा, मजाक बना रही चुनाव की इन्होंने। और ये जिले से आएगा पदाधिकारी इनके खुली गुंडा करके वोट जा रहे हैं। देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित 4 दिवसीय उत्तरायणी कौथिग महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ और भव्य रैली के साथ शुरू हुए इस मेले में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कला और परंपराओं का जीवंत संगम देखने को मिल रहा है। आप लोगों को रहना है। उत्तरायणी कौतिक का शुभारंभ हमारे शंखनाद की ध्वनि के साथ, ढोल दमाओं की सुंदर आवाजों के साथ में हुआ है। और मैं समझती हूँ कि हमारी संस्कृति, विरासत, हमारी जो देवभूमि की परंपराएं हैं वो जो है बनी रहनी चाहिए और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां भी अपनी परंपराओं से जुड़े रहें। आज उत्तरायणी कौतिक महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस महोत्सव में। हल्द्वानी के गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रस्तावित क्रिकेट मैच के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि आयोजक विकास ढाका ने टीम बेचने और भागीदारी दिलाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए वसूले। शिकायतों के बाद पुलिस ने विकास ढाका को एक होटल से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मैंने बुलाया नहीं उसको, तो कृपया करके आप अर्जुन गोस्वामी तो फिर था कि 2 दिन बाद मैच हो जाएगा। आज जब मैंने पढ़ा, अखबार में पढ़ा, तो क्या वो पिच खराब है। अब तारीख पे तारीख, अच्छा मुझे आज कल पता लगा कि पहले ये 17 जनवरी का था, फिर 24 जनवरी का हुआ, फिर 1 का हुआ, फिर 3 का हुआ और अब तो 5 तारीख हो गई। यही है। आपसे कितने की ठगी करी है? आपसे कितने की ठगी करी? मैंने 3 लाख रुपए डाले हैं, जो वैधानिक रूप से डाले हैं, 3 लाख डाले हैं। और होर्डिंग के जो पैसे हैं और जो पैसे, देखो बात तो जो अकाउंट्स के हिसाब से ही होनी है ना। अब मैंने उसे कितना पैसा दे दिया नहीं दे दिया ये तो किसी को पता ही नहीं है ना। कोई ज्यादा बात। कौन सी टीम आपने ली थी? क्या इन्होंने हमसे बताया था कि हम एक ईवीसीएल टूर्नामेंट करा रहे हैं, इसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर खेलेंगे, कुछ आईपीएल प्लेयर खेलेंगे और कुछ रणजी प्लेयर खेलेंगे और बाकी यंग टैलेंट खेलेगा। तो उसके हिसाब से हमें फ्रेंचाइजी बेची गई थी, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट भी नहीं किया और हमसे पैसे भी हमने कंपनी के अकाउंट में दे रखे हैं और अब ना कुछ अच्छी तरह जवाब दे रहे थे। अब इन्होंने कल बता दिया कि हमें पोस्टपोन कर चुके हैं। ना इनका ग्राउंड तैयार था, कुछ भी नहीं था इनके पास। सर खिलाड़ियों के नाम इन्होंने हमें बता रखा था कि इरफान पठान खेलेंगे, प्रवीण कुमार खेलेंगे, मनप्रीत गोनी खेलेंगे और भी काफी प्लेयरों के नाम थे। रुद्रप्रयाग जनपद के विकासखंड अगत्य मुनि अंतर्गत ग्राम सिंद्रवाणी में गुलदार के हमले से मृतक 5 वर्षीय बालक के पीड़ित परिजनों से जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया है। बता दें कि जिलाधिकारी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए परिवार को इस विषम परिस्थिति में धैर्य एवं हौसला बनाए रखने का आग्रह किया है। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हम लोग अभी सिंद्रवानी गांव में हैं और कल शाम को यहाँ पे बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। आप लोग सब जानते हैं कि केवल 5 साल का ही बच्चा था, उसे एक लेपर्ड ने अटैक किया और उठा के ले गया। और जैसे ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली, प्रशासन की सभी टीमें, एसडीआरएफ, डीटीआरएफ, फॉरेस्ट वन विभाग से सभी फॉरेस्ट गार्ड्स, एसडीओ, डीएफओ सभी कल रात को भी यहाँ पे मौके पे आ गए थे और 5 से 6 अलग अलग टीमों ने गांव में आके वृहद सर्च अभियान चलाया। और पहले तो पूरी कोशिश की गई कि बच्चे को किसी तरह जिंदा अगर मिल जाता, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमें जब टीम ने सर्च किया तो कुछ बॉडी पार्ट्स बच्चे के यहाँ पे मिले और वो तुरंत जैसे ही मिले हमने हेल्थ टीम को भी इन्फॉर्म करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
हल्द्वानी के बरेली रोड क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आपसी विवाद के चलते एक भाई ने अपने ही सगे भाई की पीट कर हत्या कर दी और प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान संदीप जायसवाल के रूप में हुई है, जिसने अपने भाई सोनू जायसवाल के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। ये थाना हल्द्वानी में अंकित जायसवाल नाम के वादी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि संदीप जायसवाल नाम के व्यक्ति ने एक सोनू जायसवाल नाम के व्यक्ति का, जो उनके रिश्ते में ब्रदर लगते हैं, उनकी पीट कर हत्या कर दी है। तो सूचना जब हमें प्राप्त हुई तो इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल निरीक्षण के दौरान एफएसएल की टीम द्वारा वहां से जो भी फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस थे वो कलेक्ट किए गए और इसमें थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अभियुक्त है उससे एक वेपन भी बरामद हुआ और 2 बुलेट भी बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर उसमें भी एक पृथक से अभियोग उसमें पंजीकृत किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आते हैं उसके अनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जनपद पौड़ी के पाबो विकासखंड के खंडुली गांव में भालू के हमले से दहशत फैल गई है। जंगल में चारा लेने गई ज्योति देवी पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और ग्रामीणों ने उन्हें 108 एम्बुलेंस में सीएचसी पाबो पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर महिला को एयर एम्बुलेंस से देहरादून के अस्पताल भेजा गया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में भय और आक्रोश है, वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के निर्देश दिए। आज खंडुली गांव में एक महिला को भालू द्वारा घायल करने की सूचना 11 बजे प्राप्त हुई, जिनको 1 बजे पाबू अस्पताल में लाया गया। वहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के उपरांत उनको एयरलिफ्ट करा के एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। ये घटना है पाबो ब्लॉक में गांव पड़ता है खंडुली। वहां पे एक महिला ज्योति देवी जिनका नाम है, 30 साल लगभग इनकी उम्र है, ये घास काटने गई है ओडली गाँव में। तो वहां पे भालू का अटैक हुआ, तो उसके बाद ये 108 के माध्यम से हमारे हॉस्पिटल लेके आए गए। उसमें इनके सर में काफी चोट थी, फेस पे और नाक के पास, और काफी ज्यादा ब्लीडिंग थी इनको। तो फिलहाल हमने इनको पाबो में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए हमने तत्काल मंत्री जी ने भी मुझसे बात की थी। उसके बाद एम्स के लिए इनको रेफर करने का वो किया। तो अभी हमारे द्वारा मैं भी खुद आया यहाँ पे और 108 के माध्यम से यहाँ लेके आया। फिर आज यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा कि एक महिला पर, श्रीमती ज्योति देवी पर भालू द्वारा घायल उनको अटैक करके किया गया। तो उसमें तत्काल वहां पाबो से उनको यहाँ रांसी स्टेडियम में लाया गया और हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई। तो इसमें हेली एम्बुलेंस के माध्यम से उनको एम्स रेफर किया जा चुका है। तो उनकी हालत अभी स्टेबल बताई जा रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो वन कानून है वो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अभिशाप बन चुका है। इसमें बदलाव होना चाहिए। जिस तरीके से गुलदार और भालुओं को ये जो संरक्षण दे रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग से जंगल सफारी इन लोगों को इसके लिए बनानी चाहिए, ताकि मनुष्य से दूर जंगली जानवरों का एक ठिकाना हो और इस प्रकार की घटनाएं ना हो। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो सरकार और विभाग लीपापोती करने पे लगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार जंगली जानवरों का हमला ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए आज बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से खंडुली गांव में 32 वर्षीय महिला को भालू द्वारा अपना हमला बनाया गया और जिनका उपचार, जिनके मैं माननीय डॉक्टर धन सिंह राव जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक BS श्रीनगर विधानसभा, उनका धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा 2 घंटे के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं बनाई गई स्वास्थ्य से लेकर, और एयरलिफ्ट के माध्यम से पीड़ित महिला को ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया है और जिनका उपचार ऋषिकेश एम्स में किया जाएगा। उधर प्रदेश को बने 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन पलायन की समस्या आज भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश में पलायन हमेशा से सबसे बड़ा दुख रहा है और अब तक की सभी सरकारों के कार्यकाल में यह एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आता रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार पलायन की चुनौती को कम करने और उसे रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। जिस कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ी एक चुनौती रही है हर सरकार के लिए, लेकिन इस सरकार में उस चुनौती से हमने कहीं ना कहीं बहुत हमने आगे बढ़ के काम किया है
पलायन को रोकने में, रिवर्स पलायन में, चाहे वो मैं आपको बहुत सारे ऐसे गांव बता सकता हूं उत्तराखंड में जहां पे लोगों ने वापस आके अपना रोजगार खुद शुरू किया है, चाहे वो बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। उधर लालकुआं पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही जघन्य हत्याएं सरकार से सुशासन के दावों की पोल खोल रही हैं। आर्य ने आरोप लगाए कि प्रदेश के शहरों और ग्रामीण इलाकों में हत्या, लूट जैसी जो है मारपीट, छेड़छाड़, बलात्कार और इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। दलराज कायम है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। राजधानी में हत्याएं हो जाती हैं राजधानी में, और उसी तरह अन्य जनपदों में भी लगातार हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैतियां। परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। यह अभियान 14 जनवरी से शुरू हुआ है, जो कि 14 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत देहरादून में यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नगर आयुक्त नमामि बंसल और ARTO अनीता चमोला ने हरी झंडी दिखाकर जो है वाहनों को रवाना किया। हाँ, ये हम जो रोड सेफ्टी मंथ 2026 जो मना रहे हैं 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच, तो अभी तक हम सड़क सुरक्षा पे ट्रैफिक नियमों पर ज़्यादा फोकस करके थे, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेहिकुलर मतलब एयर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा हजार्ड है जिस पर कि हमें फोकस करना चाहिए। तो चूंकि एयर पॉल्यूशन का एक छोटा सा कंपोनेंट वेहिकुलर पॉल्यूशन भी है, वेहिकुलर एमिशन से भी एयर पॉल्यूशन, इसलिए जो सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है उसी के क्रम में आज एक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया और जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। नगर निगम के द्वारा एनकैप के माध्यम से भी जो सड़क में पैदल यात्रियों के लिए स्थापना का विस्तार किया जा रहा है, उसमें सभी हितधारकों को अवगत कराया गया और सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलू जैसे कि व्हीकल मेंटेनेंस में क्या सावधानियां बरती जानी है, किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाना है। देहरादून में आए दिन खुदी सड़कों से परेशान आम जनता की शिकायतें लगातार जिला प्रशासन तक पहुंच रही हैं, जिसके बाद खुद डीएम देहरादून सविन बंसल ने टीम के साथ सड़कों पर उतरकर खस्ता हाल सड़कों की सेहत जानी। जहाँ जहाँ पे भी डिगिंग हो रही है उनकी परमिशन अवश्य होंगी। हमारी जो QRT है हेडेड बाय SDM, XMPWD एंड CO पुलिस, वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी एसेंशियल सर्विसेज एंड दीज आर डन फॉर द लोकल पब्लिक ईज ओनली। अगर हमारी अंडरग्राउंड केबलिंग का प्रोजेक्ट सरकार से सैंक्शन हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट भी हमें करवाना है, तो हमें कहीं ना कहीं पर एक बैलेंस। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां माताओं बहनों की गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में
विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश की वन भूमि मामले में जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले हजारों की संख्या में स्थानीय जनता ने ऋषिकेश क्षेत्र में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ऋषिकेश के बीजेपी विधायक डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल भी आम जनता के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, वास्तव में जो प्रभावित लोग हैं, बापूग्राम और आसपास के तमाम क्षेत्र के,
जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक तरह से बेदखली जैसा एक आदेश दिया और लगातार प्रशासन उसमें उस प्रकार की कार्रवाई कर भी रहा था। हालांकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री से मिलना हो, चाहे अधिकारियों से मुझे कहना हो, हमने किया, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसमें कुछ बातें हम भी समझ रहे हैं, लेकिन जनता जो 70 की 70 उधर पौड़ी जनपद के चरण गांव में जंगली जानवरों का खतरा लगातार बना हुआ है। हाल ही में यहां भालू ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद भालू युवक को झाड़ियों में की ओर खींच ले गया, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाने पर वे मौके से भाग गया, जिसके बाद घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसा कि आपने संज्ञान में दिया है, बालू की शिकायतें आ रही हैं हमारे पास, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शक किसी तो अभी तक वीडियो हमारे ऐसा कोई वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए वन विभाग को भी इसकी जानकारी है, वो भी इस चीज़ का संज्ञान ले रही है और वो भी जांच करने में लगे हुए हैं इसमें। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, हम लगातार वन जंतु और सामान्य जनताओं के बीच में हम, क्योंकि लगातार हम अपने लकड़ी के लिए, घास के लिए हम लगातार जंगलों की ओर जा रहे हैं और जंगल से जानवर भी आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है यहाँ के लिए। तो इसके संबंध में सभी को जागरूक भी किया जा रहा है, वन विभाग को निर्देशित भी किया जा रहा है कि जगह जगह पे अपने जाल वगैरह जहाँ पर लगता है कि वो हमारे सामान्य जनता के लिए खतरनाक हो सकता है, उसके दृष्टिगत अपनी तरफ से कार्रवाई करने के लिए निर्देश जिलाधिकारी द्वारा लगातार जारी किए जा रहे हैं। कि आज सुबह 8:30-9 बजे की ये घटना है और जिस रोड पे हमला किया है ये लड़का बिचली राई गांव का है। ट्रीटमेंट भी दिया और मेडिकल भी हमने नोट डाउन कर लिया। वैसे कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं है, पेशेंट ठीक है और इंजरीज हमारे देखे से तो अभी सिंपल ही है, बाकी एडमिट कर लिया है सर्जन सर ने और फॉरेस्टर्स भी आ गए थे वहीं से और उनको इन्फॉर्मेशन हो गया और ऐसा पेशेंट ने बताया है, लेकिन हाँ डायरेक्ट अटैक तो ऐसा नहीं हमें लग रहा है कि वे बिल्कुल बाइट है, लेकिन अब वो गिरा है, खींचा है उसको तो स्क्रैच तो आया ही। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।